खास मुलाकात। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। आज खास मुलाकात में अम्बेडकरनामा के कुछ चाहने वाले दोस्त आए हैं और उनसे मिलवाना आपको जरूरी है। अनुराधा चौधरी हैं। पहले इनका इंटरव्यू हमने आपको दिखाया था कि अम्बेडकरनामा देखकर यहाँ मिलने आई थी। आज इनके साथ डॉक्टर अजय कुमार अम्बेडकरनामा में है। बहुत ही डायनेमिक आदमी है, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे कि इलाहाबाद से आए हैं यहाँ तक, दिल्ली तक कैसे यात्रा रही, राजनीतिक यात्रा भी और एकेडमिक यात्रा भी। अजय कुमार जी LLM किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, इलाहाबाद में स्कूल और कॉलेज चलाते हैं और इसके अलावा 2 बार विधायक रह चुके हैं। पहले समाजवादी पार्टी में विधायक रहे हैं, फिर बीजेपी से विधायक रहे हैं 17 से 22 तक, और उसके पहले समाजवादी पार्टी से रहे हैं 12 से 17 तक। ब्लॉक प्रमुख रहे और ब्लॉक प्रमुख रहे वहां पे, और कई और पदों पर हैं, वो सब बात करेंगे। इसके साथ साथ अभी इन्होंने बसपा भी ज्वाइन किया, मतलब समाजवादी पार्टी से करियर शुरू किया, फिर बीजेपी में गए, फिर बीजेपी ज्वाइन किए, फिर बसपा में आए। तो ये पूरी यात्रा कैसी है, क्या आइडियोलॉजी का क्या छौंक इन्होंने देखा है समाजवादी पार्टी में, फिर भाजपा में, फिर बसपा में, उसके क्या मायने हैं ये भी समझेंगे। और साथ साथ मेरी दिलचस्पी इनके स्कूल चलाने में और कॉलेज चलाने में। अजय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। थोड़ा जोर से बोलिएगा। अम्बेडकरनामा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और कम संसाधन में इतना अच्छा चैनल चलाना, समाज को संदेश देना, इसके लिए आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि कम संसाधन में परिवार की बहुत सी सुविधाएं काट के उनको जो आवश्यक होती है आज के समाज में, समाज से संघर्ष करना बड़ा कठिन काम है। इसके लिए आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। और विशेषकर दलित समुदाय के लिए जो इसी आंदोलन चलाया है आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपके साथियों को बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और अनुराधा जी, आप देख रही हैं अभी ये चैनल? जी सर, मैं लगातार जब से पिछली बार मेरा आपने खास मुलाकात में किया था, उससे पहले से ही मैं देख रही हूँ। तो मुझे करीब अब 6 मंथ होने जा रहे हैं। 6 महीने से देख रही हैं? 6 महीने से देख रही हूँ मैं। तो इसमें मैं कोई भी नहीं छोड़ती हूँ। अच्छा, चलिए, मुझे इंतजार रहता है। अजय जी, चलिए, अनुराधा जी से तो हम बात कर चुके हैं, आज आप ही से बात करते हैं। सबसे पहले आपके राजनीतिक सफर को लेकर, कि आप समाजवादी पार्टी में गए थे, उस समय मुलायम सिंह यादव जब रहे होंगे, उस समय आप गए होंगे उनके नेतृत्व में। तो वहां की विचारधारा और जो उनके आइकन्स और आइडियोलॉजी, वो क्या खास थी जो जिससे आप अट्रैक्ट होकर समाजवादी पार्टी में गए? छात्र जीवन के बाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जीवन के बाद हम लोग जब राजनीतिक आंदोलन में जुड़े, तो हमारे राजनीतिक आंदोलन में जो सबसे पहला पड़ाव हमारा आया, वो मैं 2000 में इलाहाबाद में ब्लॉक प्रमुख हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का मैं 2005 में सदस्य हुआ। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे? मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही मुझे दिया था। और उसके बाद 2012 में मैं अखिलेश जी के नेतृत्व में विधायक बना। फिर 2000, क्योंकि मैं बहुत, आपने बताया भी है कि मैं बहुत विद्रोही स्वभाव का हूँ, तो मुझे बहुत बड़े नेता से इन्हीं विचारधाराओं के विद्रोह में मेरा कुछ मनमुटाव हुआ। इसके कारण मुझे वहाँ से छोड़ के किसी न किसी प्लेटफार्म पर खड़ा होना हो। राजनीतिक जीवन में आपको किसी न किसी प्लेटफार्म पर खड़ा होना पड़ता है। तो उसके लिए फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक प्लेटफार्म मिला, तो मैं उसमें मैं आऊंगा बाद में। पहले समाजवादी पार्टी के साथ आप गए, तो क्या चीज थी जो आपको अट्रैक्ट कर रही थी? देखिए, हम लोग जब छात्र जीवन से निकले, तो छात्र जीवन में ही हम लोग जो दलित समाज के लोग हैं, दलित से तात्पर्य है कि 85%, जब मानवर साहब जो नारा दिया करते थे 85% उठा करते थे, उससे हम लोग प्रेरित होके उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की क्रिया में हम लोग ये सोचा कि हाँ, एक अच्छा प्लेटफार्म है और सारे समुदाय के लोगों को लेके एक साथ में अच्छा चला जा सकता है। तो
वहाँ पर हमारे गुरु थे आदरणीय स्वर्गीय नन्हे खान साहब, बहुत अच्छे, बहुत भले जनसेवक थे। आज हमारे बीच में नहीं हैं, ईश्वर की आत्मा को शांति दे। तो हम लोग उनके नेतृत्व में उनके साथ काम किया और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने ही हमको उंगली पकड़ के चलाना सीखा। और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे लोगों के बुजुर्गों से सीखा कि अपने राजनीतिक जीवन में किसी की कोई चाय नहीं पी के, सेवा करने के नाम पर प्रतिफल के रूप में कभी कोई अपेक्षा नहीं की, और उन्हीं से प्रभावित होकर हम लोग समाजवादी पार्टी की होगी। लेकिन वैसे अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए समाजवादी पार्टी के इतिहास का, खास तौर से मतलब जब बनी है तब से, मंडल कमीशन पे मुलायम सिंह यादव का जो रुख था वो कोई सकारात्मक नहीं था। मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, खुद ही यादव है लेकिन वो समर्थन में उस तरह से नहीं थे, अगर याद होगा आपको तो। दूसरा जो प्रमोशन वाला मसला था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, भारत की एकमात्र पार्टी ने जो बिल फरमाया वो समाजवादी पार्टी थी। आरक्षण पे कभी खुल के न मुलायम सिंह यादव बोले, न अखिलेश यादव बोले, इस चुनाव में भी नहीं बोले। तो विचारधारा, मतलब किस तरह की विचारधारा क्या थी जो लोगों को अट्रैक्ट करे? देखिए, राजनीति में जो कि हम लोग बहुत छोटी इकाई के भी थे, तो हम लोगों ने इन सब बातों को कहने के लिए, अपनी बात को पहुंचाने के लिए तो कोई न कोई एक प्लेटफार्म की आवश्यकता होती। तो उससे हम लोग प्रभावित होके उस प्लेटफार्म पर गए। और जब 2012 से 2017 में हम लोग मुलायम अखिलेश जी की सरकार में विधायक थे, जब उन्होंने जस्टिस नागराज वाले फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, जब उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का मामला उठाया था, उस समय हम लोग लगभग 38 विधायक जाके अखिलेश जी से ये बात कहते थे कि आप इस जो है आरक्षण में, प्रमोशन में, जब हिंदुस्तान की किसी प्रदेश की सरकार उसमें कोई इंटरफियर नहीं करी, क्योंकि वो कोई सरकार का वो सुप्रीम कोर्ट का कोई वो नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों पर छोड़ दिया था कि सरकार इस पर स्वतः निर्णय लें। तो उस पर जो है बिना उसका सर्वे कराए, बिना उसकी कोई परीक्षण किए, इन्होंने ये जल्दीबाजी में निर्णय लिया। आप देखें उसी का दुष्परिणाम है कि बहुत मुझे बड़ा खेद से कहना पड़ रहा कि ऐसे मामले में समाजवादी पार्टी ने उचित निर्णय नहीं लिया। मैं ये बहुत खेद है बात के लिए। और हम लोग अपनी बात कहने में कह तो दिया, पर मनवाने में असफल रहे। वो राजनीतिक मजबूरी है और उसको स्वीकारने में मुझे कोई संकोच नहीं। तो सपा आपने क्यों छोड़ा? सपा में मुझे बहुत बड़े राजनीतिक दल पार्टी के मुखिया से, वहाँ हमारे स्थानीय राजनीति में कभी कभी मनमुटाव हो जाया करता है लोगों से। तो मुझे बहुत बड़े नेता से वहाँ मनमुटाव हो गया था और मुझे लगा कि मैं अब इस राजनीति में, इस पार्टी में बहुत दिन तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे एक बताया शुरुआत में नहीं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफार्म पर आपको खड़ा होना पड़ता है। तो मुझे लगा कि भाजपा से अच्छा ऑफर आया मुझे, और मुझे टिकट का भी ऑफर है, तो मैं वहाँ। प्लेटफॉर्म सिर्फ राजनीतिक नहीं होते, जहाँ आप बोल रहे हैं ये भी प्लेटफॉर्म है, हजारों लोग आपको सुनेंगे। देखिए, बहुत जिगरे की बात है अब सच को स्वीकारने की। हाँ, ये बात है। तो मैं बहुत जिगरे के साथ कहता हूँ, सामाजिक और मानवीय उत्तरदायित्व के साथ ही कहता हूँ कि मैंने इसको स्वीकार किया कि मैं जहाँ सफल रहा और उसको करा। और ये नहीं, जब मैं सरकार में रह के सरकार के विरोध में थाने पर, तहसीलों में, जिलाधिकारी के यहाँ बराबर अपनी बात को कहलाने में प्रयास करता रहा और काफी हद तक सफल भी रहा। शायद इसी का मुझे परिणाम भुगतना पड़ा कि पार्टियों ने मुझे जो है लगा कि नहीं, ये विद्रोही पार्टी के नेतृत्व के लायक नहीं है, पार्टी के दिशा के लायक नहीं है, तो शायद पार्टियों ने मुझे भी थोड़ा साइड लाइन करना शुरू किया। भाजपा में रह के भाजपा की नीतियों का विरोध कर रहे थे आप? बिल्कुल, एकदम सही। एकदम आपको देखें, मैं शंकरगढ़ थाने पर प्रदर्शन किया, गोरपुर थाने में प्रदर्शन किया, गोरपुर थानेदार के खिलाफ FIR लिखवाया, शंकरगढ़ थानेदार के खिलाफ FIR लिखाया, वन विभाग के दरोगा के खिलाफ FIR लिखाया, SDM के खिलाफ किया। और यही नहीं, मैंने तो तत्कालीन DM के खिलाफ भी नोटिस दिया था कि मैं अमर अनशन करने जा रहा हूँ। इसका नोटिस दिया था मैंने। वहाँ के SDM जो है उस समय माननीय श्रीवास्तव जी थे, वो बेचारे, और परमिशन मुझे नहीं दिया 144 का हवाला देके। कोरोना भी आ गया था, नहीं तो मैं तो विद्रोही स्वभाव का आदमी, मैं अपने DM के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ भी अमर अनशन करने के लिए तैयार था। तो ऐसा हिम्मत दिखाने की भी क्षमता होनी चाहिए। और यही नहीं, आगे जब भी मुझे इस तरह का अन्याय अत्याचार कहीं भी दिखाएगा, ये नहीं कि मैं आज विधायक नहीं हूँ
तो मेरा संघर्ष खत्म हो गया। ये संघर्ष जीवन भर चलता रहेगा और हमारे ऐसे समाज सेवी लोगों को मेरी तरफ से सुझाव भी है कि उनका संघर्ष चलते रहना चाहिए। पद पावर का चिंता नहीं करना चाहिए, पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पद पावर की चिंता किए बिना जो है अपना काम करते रहे। तो अपने सरकार के ही नीतियों के खिलाफ आपका धरना प्रदर्शन चलता है, इसीलिए टिकट कट गया। अब ये तो टिकट क्यों कट गया ये वो जाने। अभी आप बसपा में से चुनाव लड़े हैं 22 में? हाँ 22 में, इसलिए कि मेरा 10 दिन पहले टिकट मुझे नहीं दिया, तो मुझे लगा कि मेरे जो कार्यकर्ता थे, जो राजनीतिक जीवन में जो कार्यकर्ता होता है उसका भी मनोबल बढ़ाए रखना पड़ता है ना। अगर उन्होंने कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि शायद उत्तर प्रदेश में मायावती ने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया, उसके बावजूद हमारे विधानसभा में 22,000 कार्यकर्ता हमारे साथ लगा रहा। ये मुझे गौरव की बात है कि आज के समय में भी अच्छे लोग हैं, अपने हमारे जो संघर्ष रहे उस संघर्षों के साथ खड़े रहे। तो इसलिए का परिणाम है कि मैं आज किसी भी स्थिति में जो है मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। 22,000 लोग थोड़ा होते हैं और ढेर सारी आबादी होती है एक विधानसभा के। आप बोल रहे हैं बहन जी के इसके खिलाफ जा रहा है कि उन्हें खुलेआम, ये बहन जी सोचे है ना, जो सही है और जो कहने में कोई दिक्कत नहीं। तो कब तक आप बसपा में हैं? अब ये देखिए इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि सपा से भाजपा, भाजपा से बसपा, नेक्स्ट व्हाट? देखिए ये तो चिंतन का विषय है, मंथन का विषय भी। मंथन करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। हाँ। जो कार्यकर्ताओं के बीच से निकल के आएगा उसे करके आएगी, जो करेंगे। चलिए, असली चीज संघर्ष है, असली चीज दबे कुचले शोषित वंचितों की मदद करना, ये असली मकसद होना चाहिए। दल कोई मकसद नहीं होना चाहिए, पद कोई मकसद नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं आपके ओरिजिनल काम पे। ये तो राजनीति का सफर है, उतार चढ़ाव के साथ चलता रहता है। क्या क्या स्कूल कॉलेज क्या क्या चला रहे हैं? जरा इलाहाबाद के लोग बहुत सुनते हैं अम्बेडकर नामा को। इलाहाबाद में स्नातकोत्तर कॉलेज है हमारे एमए कॉलेज है। कहाँ से एफिलिएटेड है? एफिलिएटेड राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, रज्जू भैया विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने हम लोगों को बहुत गरीबी में पढ़ाया, 5 भाइयों को बहुत गरीबी में पढ़ाया और अच्छे पद पे पहुंचाया। यानी हिंदुस्तान में जो लोगों की सोच होती है कि हमारा लड़का IAS और IPS हो, तो हमारे बड़े भाई मध्य प्रदेश कैडर में IPS अफसर हुए थे, तो बड़ा ईमानदारी से काम किए। तो हम लोग के आदर्श रहे और हम सब भाइयों को बहुत गरीबी से पढ़ाया। हम लोगों ने देखा है, उन चीज़ों को समझा है, तो उसी से प्रेरित हो गए अपने पिताजी के से देख के। तो उनकी भी इच्छा थी, तो उनके नाम से हम लोगों ने जो है उन्होंने शुरुआत की थी, तो उनके नाम से हम लोगों ने किशोरीलाल PG कॉलेज, हमारी माता जी का नाम किशोरीलाल महादेव लॉ कॉलेज, किशोरीलाल BTC कॉलेज, जयपुरिया कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज के बदलते हुए परिवेश में हम लोगों ने भी सोचा कि दबे कुचले समाज के लिए भी एक बदलते हुए परिवेश के अनुसार इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए। तो एक हमने जयपुरिया ग्रुप की एक फ्रेंचाइजी ले रखी है, उसमें जो बहुत गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं, और जो कोरोना में जिनके माँ बाप गुजर गए जो है उनको हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं, और किताब, कापी, ड्रेस और ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा, सारा खर्चा उठाते हैं। और उसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है? हाँ, जो लोग नहीं दे सकते हैं, हम बियर नहीं कर सकते हैं, पर पढ़ाने के इच्छुक हैं, उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको उचित शिक्षा मिले। और ये जो कॉलेज है सब प्राइवेट कॉलेज है? हाँ, सेल्फ फाइनेंस है ना, तो उसमें जो गरीब बच्चे हैं उसमें भी है सुविधा है। तो अजय साहब है, इलाहाबाद आसपास के जितने साथी सुन रहे होंगे, आप जाइएगा। इनको, अनुराधा जी को तो आप जानते ही हैं, हमारी क्लासमेट रही हैं जी, आप जानती है ना जी, हमारी क्लासमेट रही है, हमारे साथ पढ़ती रही हम लोग। अच्छा, लॉ भी इन्हीं के साथ कर रही थी मैं। क्या बात है, ग्रेजुएशन भी किया, BA भी किया। हाँ, कृष्ण कॉलेज से हम लोगों ने साथ में ला किया। इलाहाबाद के जितने साथी सुन रहे हो, गरीब बच्चे जो असमर्थ हैं फीस देने में, अजय जी को पकड़ लीजिएगा। इनका स्कूल है, कॉलेज है, लॉ कॉलेज भी चला रहे हैं, निःशुल्क, ऑन रिकॉर्ड ये बात हो रही है। आप जाइए और आपका नामांकन होगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे। राजनीति में ये क्या करेंगे नहीं करेंगे उसका दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, मेरी दिलचस्पी उसमें ज्यादा है। इलाहाबाद के आसपास के जितने गरीब बच्चे होंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के, वैसे भी और भी गरीब बच्चे होंगे, आप जाइए, अजय जी को पकड़िए, इनके स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लीजिए, पढ़िए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मिलता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। बहुत